अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है फिशन रिएक्शन, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन है। हम इस पूरी वीडियो में सारे को कवर करेंगे प्रेजेंटेशन के साथ, और इसमें बहुत से इंपॉर्टेंट और डीप कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपको वीडियो के अंदर साथ साथ बताए जाएंगे। और ये वो कॉन्सेप्ट होंगे जो शायद आपको आपकी बुक में ना मिले। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और अगर आपको समझ आए तो दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा टॉपिक है फिशन रिएक्शन। तो अभी तक आपने केमिस्ट्री के अंदर कुछ रिएक्शंस पढ़े होंगे कि एटम्स आपस में रिएक्ट करते हैं। तो आपने वहां पे पढ़ा होगा जी, ये एटम है, एक और एटम है, दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के अंदर आ जा गए तो रिएक्शन हो गया। ये आपने पढ़े हैं केमिस्ट्री के रिएक्शन। फिजिक्स के रिएक्शन इतने सिंपल नहीं होंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट नहीं करते, बल्कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है। तो न्यूक्लियस आपस में रिएक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो अब बेसिकली हम उन्हीं न्यूक्लियर रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिनमें से पहला न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसका नाम है फिशन रिएक्शन। इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो फिशन रिएक्शन में होता यह है कि हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, जिसकी एग्जांपल बुक में ली गई है यूरेनियम। यूरेनियम 235 ये इसका एटॉमिक मास है, और 92 इसका एटॉमिक नंबर है। मैं इतने हैवी न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन को डाल देता हूँ, एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसके अंदर एंटर करता हूँ। जैसे ही ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर एंटर होता है, तो यूरेनियम का जो एटम है ये अनस्टेबल हो जाता है, ये अनस्टेबल स्टेट में चला जाता है। तो जब ये न्यूट्रॉन इसके अंदर एंटर होगा तो इसका एटॉमिक मास इंक्रीज हो जाएगा, 236 हो जाएगा। और ये जो स्टेज है ये इसकी अनस्टेबल स्टेज है। ये ज्यादा देर तक इसमें रह नहीं पाएगा और खुद को क्या कर लेगा, तोड़ लेगा। ये एटम, इसका न्यूक्लियस टूट जाएगा और टूटकर दो छोटे छोटे एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनमें से एक एटम आपका बनेगा बेरियम और दूसरा एटम बनेगा आपका क्रिप्टोन। इसका एटॉमिक मास होगा 141 और एटॉमिक नंबर होगा 56। और ये जो दूसरा एटम बनेगा जिसका नाम है क्रिप्टोन, इसका एटॉमिक मास होगा 92 और एटॉमिक नंबर होता है 36। इसके साथ ही साथ हमें मजीद 3 न्यूट्रॉन्स और भी मिलते हैं। तो इस पूरे रिएक्शन के अंदर एक न्यूट्रॉन हमने दिया यूरेनियम को। ये यूरेनियम एटम उस न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके हो गया अनस्टेबल। अनस्टेबल होने के बाद ये जो एटम था ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, दो नए एटम्स के अंदर डिवाइड हो गया। एक एटम बना बेरियम और दूसरा बना क्रिप्टोन। इसके साथ ही हमें 3 न्यूट्रॉन्स और मिले। क्लियर। अब इस रिएक्शन को कहते हैं फिशन रिएक्शन। फिशन का मतलब ही ये होता है कि किसी एटम का टूट जाना। फिशन कहते हैं टूटने को। तो ये जो एटम है ये टूट जाता है और दो छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है ये क्या है, हमारे पास एक फिशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन को कहते हैं हम फिशन रिएक्शन। ये बहुत हाई एनर्जी रिएक्शन है, इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी कैसे और कितनी रिलीज होती है उसके ऊपर थोड़ी डिटेल में हमने आगे जाके बात करनी है। तो अभी के लिए ये समझ जाए कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन कहते हैं। और इसकी अब डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर फिशन टेक्स प्लेस व्हेन अ हैवी न्यूक्लियस, के न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन उस वक्त होता है जब आप किसी हैवी न्यूक्लियस को, जैसे कि यूरेनियम है, सच एज यूरेनियम 235, स्प्लिट और फिशन, कि जब हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है into two smaller nuclei by absorbing a slow moving low energy neutron, कि जब आप उसे स्लो मूविंग या फिर लो एनर्जी वाला न्यूट्रॉन देते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करके टूट जाता है दो नए एटम्स के अंदर। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, फिशन रिएक्शन है। अब आपके माइंड में आएगा कि हम स्लो मूविंग ही क्यों लेते हैं, फास्ट मूविंग नहीं ले सकते? फास्ट मूविंग भी लिया जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा अफेक्टिव नहीं होता, वो एब्जॉर्ब कर लेता है बाजू का एटम और नहीं स्प्लिट नहीं करता। लेकिन स्लो मूविंग से ये रिएक्शन इजीली हो जाता है। और ये रिएक्शन जो था सबसे पहले किन्होंने डिस्कवर किया,
ये रिएक्शन सबसे पहले डिस्कवर किया गया 1939 में। ओटो हान एक साइंटिस्ट थे और फ्रिट्ज स्ट्रासमैन दूसरे साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर इस रिएक्शन को 1939 में परफॉर्म किया और ये वही रिएक्शन है जो कि एटम बॉम्ब के अंदर भी यूज होता है और इसी रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। अब इस रिएक्शन में बहुत सी चीजें हैं जिसको हम स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम इस रिएक्शन की एक जनरल इक्वेशन अगर लिखना चाहें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक न्यूट्रॉन एंटर होता है यूरेनियम के अंदर जिसका एटॉमिक मास होता है 235 और एटॉमिक नंबर होता है 92। तो ये एक स्टेज में चला जाता है जिसमें इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्साइटेड स्टेट में, इसलिए इसके ऊपर ये स्टार का निशान बनाया हुआ है क्योंकि अभी इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये ज़्यादा देर तक अपने आप को इस स्टेज में नहीं रख पाएगा और टूट जाएगा, टूट कर दो नए एटम बना देगा। कौन कौन से दो नए एटम बना देगा? एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन। लेकिन हर दफ़ा ये दो नए एटम नहीं बनते, समटाइम्स डिफरेंट एटम भी बनते हैं। इसलिए हमने अपनी जनरल इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक्स और वाई लिखा। अब कौन कौन से एटम बनते हैं ये आप खुद सर्च करके देखें कि क्या हमेशा फिशन रिएक्शन के दौरान बेरियम और क्रिप्टॉन ही बनते हैं। आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा हर दफ़ा कोई ना कोई नया एटम बन जाता है। लेकिन हम अपनी इस पूरे लेक्चर में थ्रू आउट जिस एग्जाम्पल को स्टडी करेंगे वो बेरियम और क्रिप्टॉन के ही रिलेटेड करेंगे। लेकिन इस जनरल इक्वेशन में हमने एक्स और वाई इसलिए लिखा है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा बेरियम और क्रिप्टॉन है, डिफरेंट भी आ सकते हैं। तो कोई ना कोई दो एटम मिलते हैं हमें और साथ में हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रॉन्स मिलते हैं। तो ये एक इसकी क्या है? जनरल इक्वेशन है फिशन रिएक्शन की। लेकिन हम अपने इस चैप्टर में जिसकी स्टडी कर रहे हैं वो यूरेनियम का एटम है और यूरेनियम का एटम किस में कन्वर्ट होगा? बेरियम और क्रिप्टॉन की। तो मैं अपने इस इक्वेशन को अपनी करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लिखूंगा तो वो कुछ ऐसी होगी कि ये एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के अंदर एंटर होगा और यूरेनियम किस में ब्रेक डाउन कर जाएगा? बेरियम के अंदर और क्रिप्टॉन के अंदर। इनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आपको अच्छे से याद होने चाहिए कि बेरियम का एटॉमिक मास कितना है? 141 और एटॉमिक नंबर 56 और इसके साथ क्रिप्टॉन का 92 है और इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 36 है। ये अच्छे से याद रख लीजिएगा और ये भी याद रखिएगा कि साथ में हमें कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं? 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। जब एक यूरेनियम का एटम या कोई भी हैवी न्यूक्लियस टूटकर दो नए एटम में कन्वर्ट होता है तो ये जो दो नए एटम आते हैं इनको फिशन फ्रैगमेंट भी कहा जाता है। क्लियर? तो अब हम डेफिनेशन करेंगे फिशन फ्रैगमेंट्स की। तो डेफिनेशन में भी यही चीज लिखी हुई है, वेयर यूरेनियम 236 ये वाली स्टेट की बात कर रहा है कि जब यूरेनियम 236 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट दैट लास्ट्स ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। मतलब ये बहुत कम टाइम के लिए ये स्टेज रहती है, तकरीबन चंद सेकंड से भी कम वक्त होता है। बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई, और फिर क्या करता है ये एटम दो नए न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है एक्स और वाई, और ये जो दो नए एटम बनते हैं इनको क्या कहते हैं? कॉल्ड फिशन फ्रैगमेंट्स। तो यही बात कि जब एक हैवी न्यूक्लियस ब्रेक डाउन करता है दो छोटे न्यूक्लियाई में तो दो छोटे नए न्यूक्लियाई जो बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फिशन फ्रैगमेंट कहते हैं। आप इन्हीं बातों को अपनी वर्डिंग में लिखेंगे तो ये फिशन फ्रैगमेंट की डेफिनेशन बन जाएगी। मैं फिर से इसकी डेफिनेशन को पढ़ देता हूँ कि व्हेन यूरेनियम 236 इज एन इंटरमीडिएट स्टेट दैट लास्ट्स ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड बिफोर स्प्लिटिंग इनटू न्यूक्लियाई एक्स एंड वाई, के यूरेनियम 236 बहुत अनस्टेबल स्टेज है और ये जल्दी से टूट जाता है एक्स और वाई एटम के अंदर। तो ये जो एक्स और वाई जो नए एटम्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं। तो ये हमने फिशन फ्रैगमेंट की डेफिनेशन कर ली। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी ये वाला रिएक्शन होता है हमें हर दफा 3 न्यूट्रॉन नहीं मिलते, जरूरी नहीं है, कभी 2 मिलते हैं कभी 3 मिलते हैं। लेकिन अगर एवरेज निकाली जाए तो एवरेज हमारे पास कितनी आएगी? 2.47 न्यूट्रॉन्स आएंगे। क्लियर? इसी बात को हमने इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है। द प्रोसेस आल्सो रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ टिपिकली 2 और 3 न्यूट्रॉन्स पर फिशन इवेंट, के एक फिशन रिएक्शन के नतीजे में हमें कभी 2 न्यूट्रॉन मिलते हैं कभी 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। तो जब उनकी एवरेज निकाली जाती है तो 2.47 न्यूट्रॉन्स बनती है।
इस बात को याद रखिएगा कि ऑन एन एवरेज कितने न्यूट्रॉन निकलते हैं, 2.47। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ इस रिएक्शन के अंदर जो मौजूद है। तो इसको ज़रा गौर से देखिए इस रिएक्शन को। आप इसका टोटल मास पहले काउंट करें। यहाँ पर यूरेनियम का टोटल मास कितना है, आप इस रिएक्शन का लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का टोटल मास देखें। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन और दूसरा 235 यूरेनियम, तो टोटल मास कितना हो गया, 236 AMU। AMU ये मास का यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। ये केमिस्ट्री वाले अक्सर यही वाला मास यूनिट यूज करते हैं, किलोग्राम वाला कम यूज किया जाता है। अब इस साइड वाले भी मास कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे आता है हमारे पास 141 बेरियम का है, 92 क्रिप्टॉन का है और 3 न्यूट्रॉन्स है। जब इन सब को भी जमा किया जाता है तब भी हमारे पास 236 ही आता है। तो दोनों तरफ मास क्या होता है, सेम होता है। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में इस साइड का जो आपकी लेफ्ट साइड है इसका मास ज्यादा होता है और राइट साइड का मास कम होता है। कितना कम होता है, तकरीबन जब आप इसका रिएक्शन का मास काउंट करते हो तो वो आपके पास आ जाता है 235.9 AMU। तो 0.1 AMU जो मास है ये कम हो जाता है। अब इतना मास कम क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आइंस्टाइन की एक थ्योरी थी, E इज इक्वल टू mc², कि जो मास होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में। तो बेसिकली इस पूरे रिएक्शन में जो 0.1 मास है, AMU मास है, वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, एनर्जी में। और वही एनर्जी है जिसको हम बाद में यूज करते हैं। ये एनर्जी आपकी रेडिएशन की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में होती है, तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो सिर्फ 0.1 मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है और ये ही मास बहुत ज्यादा होता है। सिर्फ 0.1 AMU मास एनर्जी में कन्वर्ट हो तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अब कितनी एनर्जी मिलती है इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और आपके माइंड में शायद क्वेश्चन आए कि इक्वेशन में तो हमें दोनों तरफ का मास इक्वल नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपका कह रहा हूँ कि नहीं, लेफ्ट साइड का 236 और राइट साइड का 235.9 AMU होता है। हालांकि अगर बेसिकली होता यह है कि हमने इक्वेशन के अंदर जो वैल्यूज लिखी होती है ना, ये सिंपल सिंपल फॉर्म में लिखी होती है, फ्रैक्शन में नहीं लिखी होती। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे ना तो आपको पता चलेगा यूरेनियम का जो मास है वो 234 पॉइंट फिर समथिंग आगे कुछ पॉइंट के बाद वैल्यूज आएंगी। इसी तरीके से सबकी जो वैल्यूज है ना वो फ्रैक्शंस में होती हैं। तो जब हम इक्वेशन लिखते हैं ना तो उन फ्रैक्शंस को हम इग्नोर करते हैं और एक राउंड अबव वैल्यू लिख देते हैं। तो अभी इन सब के ये जो मास है ना ये राउंड अबव करके लिखे हुए हैं, लेकिन जब लेबोरेटरी में देखते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे तो छोटी छोटी कैलकुलेशन को देखा जाता है, तो वहाँ डीपली कैलकुलेट किया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि लेफ्ट साइड का जो मास है वो ज़्यादा होता है और राइट साइड का जो मास है वो कम होता है। और वो जो मास कम होता है वो कितना कम होता है, 0.1 AMU। इतना मास कम होना, क्यों इतना मास कम होता है, क्योंकि हमें आइंस्टाइन ने अपनी मास एनर्जी इक्वेशन में बताया था कि मास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अब देखते हैं कि इतने से मास की हमें कितनी को एनर्जी मिलेगी। हम इसी इक्वेशन से कैलकुलेट करके देखते हैं। इक्वेशन हमारे पास E इज इक्वल टू mc²। m का मतलब मास, मास कितना मेरे पास 0.1, लेकिन ये जो मास है ये मेरे पास AMU में मास है। हम किलोग्राम में अगर लेना चाहें तो हमें इसे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 1.6610 टू रेज टू पावर -27 kg के साथ। अब ये जो मास है ये केजी में कन्वर्ट हो चुका है। अब मैंने इस वाली वैल्यू के साथ क्यों मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि
जो एक AMU होता है ना 1 AMU, ये इक्वल होता है हमारे पास 1.66 10 टू रेज टू पावर माइनस के 27 kg के। तो हमने 0.1 AMU को बदलना है, तो इसलिए हम इसे 0.1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये मेरे पास kg में आ जाएगा मैथ्स। अब सी स्केयर, सी होता है लाइट की स्पीड। लाइट की स्पीड हमें पता है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज टू पावर 8, और ऊपर स्केयर है तो इधर भी स्केयर आएगा। तो जब ये सारी एनर्जी कैलकुलेट की जाएगी तो हमारे पास ये एनर्जी निकल कर आएगी तकरीबन 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज्यादा ये एनर्जी आएगी। आप इस एनर्जी को जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप ये सारी की सारी एनर्जी जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको मैं ये बता दूं, आपकी बुक में ना साइड में उसने एक चीज बताई हुई है कि जो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 1.6 10 टू रेज टू पावर माइनस के 19 जूल। ये आपकी बुक में उसने बताया होगा। तो आपने 200 मिलियन, मिलियन का मतलब मेगा भी होता है, तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 200 मिलियन के साथ। मिलियन भी आएगा ना साथ में, यहाँ पे आप 200 मिलियन से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इस सारी वैल्यू को भी किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, 200 मिलियन की जगह पे आएगा 10 टू पावर 6, और आगे ये वाली सारी वैल्यू। तो जब आप इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये जो 200 मिलियन है ये जॉल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जॉल में ये कितनी वैल्यू बनती है वो मैं लिख देता हूँ। ये तकरीबन बनती है हमारे पास 2.78 10 टू रेज टू पावर माइनस के 11 जॉल। इतनी एनर्जी ये बनती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, यहाँ से ये भी बात याद रखिएगा, और जॉल भी एक एनर्जी का यूनिट है। और ये कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, बाकी आप इसके ऊपर मजीद थोड़ी मेहनत करेंगे तो आपको खुद ही 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जॉल के अंदर कन्वर्ट करना आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू आए तो आप इसके लिए अपने इंटरनेट को यूज कर सकते हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। इवन के अब तो आपके पास एआई अवेलेबल है, आप एआई से भी पूछ सकते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देगा। लेकिन ये चीज़ है कि आपको खुद भी ये चीज़ें आनी चाहिए, आप जरूर ट्राई करें। तो यहाँ से एक बात समझ आई कि जब एक फिशन रिएक्शन होता है तो एक फिशन रिएक्शन के दौरान मैस में कमी आ जाती है। ये मैस में कमी क्यों आती है, क्योंकि जो मैस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और कितनी एनर्जी हमें मिलती है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी चीज को हमने लिखा हुआ है कि 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज इन ईच फिशन इवेंट। के एक फिशन रिएक्शन जब होता है तो तब इतनी एनर्जी रिलीज होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि एक फिशन रिएक्शन से कितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी है ये मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। आप इसको जॉल में भी याद रखिएगा कि जॉल में इसकी क्या वैल्यू बनती है। इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए ना थोड़े बड़े लेवल पर हम इसका कंपैरिजन करके देखते हैं कि मैं अगर 1 टन कोयले को जलाता हूँ, जब मैं 1 टन कोयले को जलाता हूँ तो मुझे कितनी एनर्जी मिलती है, 3.6 10 टू पावर 10 जॉल। इतनी एनर्जी मिलती है। और वही अगर मैं सिर्फ और सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम को जलाता हूँ, 1 किलोग्राम यूरेनियम का ये वाला फिशन रिएक्शन करवाता हूँ, तो मुझे कितनी एनर्जी मिलेगी, 6.7 10 टू पावर 11 जॉल। तो जब आप 1 किलोग्राम यूरेनियम का रिएक्शन करवाते हो तो आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 6.7 10 टू पावर 11 जॉल, जो कि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत। कहाँ पर 1 टन कोयला और कहाँ पर सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम। अब ये जो एनर्जी है आप इस एनर्जी को मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जब आप उसमें कन्वर्ट करते हो तो ये तकरीबन तकरीबन उसकी वैल्यू इतनी बनती है। और इस वाली एनर्जी को अगर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो इसकी ये वाली वैल्यू आती है। तो आपको ये वाली वैल्यूज भी पता होनी चाहिए। और कैसे कन्वर्ट करते हैं वो अब आपके ऊपर है कि आप इसको कन्वर्ट करने या सीखिए, क्योंकि बुक में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तो वैल्यू दी हुई है। आप इसको यूज करके जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को दोबारा जॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपको मैं एक अंदाजा बताना चाहूँ कि ये एनर्जी होती कितनी है, मतलब डेली लाइफ में अगर आपने यूज करनी हो तो आप इतनी एनर्जी से क्या क्या यूज कर पाते हो।
तो अगर मैं इसकी बात करूं कोयले से, कि जितनी कोयले से हमें एनर्जी मिली है, अगर इतनी एनर्जी हमें मिले एक घर चलाने के लिए, तो हम 11 महीनों तक अपना घर चला पाएंगे। और वो वाला घर जिसमें डेली बेसिस पर तकरीबन 30 यूनिट यूज होते हो बिजली के। लेकिन अगर वही घर है जिसमें डेली बेसिस में 30 यूनिट यूज हो रहे हैं, हम उस घर को अगर यूरेनियम के साथ एनर्जी देंगे, यूरेनियम हमारे घर को 17 ईयर्स 17 सालों तक चलाता रहेगा। इमेजिन करें कि अगर आपके पास कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि आप सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम का रिएक्शन करवा दें और उससे जितनी एनर्जी आपको मिले, आप उस एनर्जी से 17 साल तक अपना घर चला सकते हैं। और ये उस घर की बात कर रहा हूँ जो डेली बेसिस पे 30 यूनिट यूज करते हैं। आप जितना मर्जी यूनिट यूज कर लें, फिर भी 17 साल बहुत ज्यादा चले। बहुत भी एनर्जी यूज करेंगे तो 10 साल तक तो लाजमी चलेगी। तो यहाँ पे अंदाजा लगा लें कि कितनी ज्यादा एनर्जी मौजूद है हमारे इन एटम्स के अंदर। इसके अलावा और भी कैलकुलेशन मौजूद है हमारे पास कि अगर हम एक घर के बजाय सिर्फ 100 वाट का बल्ब चलाएं, 100 वाट का बल्ब अगर चला दें, तो अगर 100 वाट के बल्ब को चलाने के लिए मैं कोयले की ये सारी एनर्जी यूज करूं, ये इतनी इतनी एनर्जी यूज दे दूं 100 वाट के बल्ब को, तो वो बल्ब मेरा चलेगा तकरीबन तकरीबन 11.4 ईयर। लेकिन अगर मैं उसको 1 किलोग्राम यूरेनियम की एनर्जी दूंगा, तो वो तकरीबन तकरीबन चलेगा 212 साल। 212 साल, 212.3 भी आ गए, 3 ईयर्स, इतने साल तक वो बल्ब चलेगा। तो देख लें कहां पर सिर्फ और सिर्फ 11 साल और कहां पर 212 साल। तो इतना ज्यादा डिफरेंस आता है, इतनी ज्यादा एनर्जी हमें यूरेनियम के रिएक्शन से मिलती है। तो अगर आपको याद होगा कि आयरन मैन की जो एक मूवी थी, उसके अंदर भी उसने एक छोटा सा रिएक्टर बनाया था, उसी रिएक्टर से उसके पूरे सूट को एनर्जी मिलती है बेसिकली। तो वो एक साईफाई फिल्म है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज किया जा रहा है, यही वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है। तो बाकी इन एनर्जी के जो स्टैट है, मैं उसका पूरा टेबल आपको स्क्रीन के सामने दिखा दूंगा, आप वहां से इसका स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कि कोयले वाली एनर्जी और ये जो यूरेनियम वाली एनर्जी है, ये कितनी कितनी देर तक चीजों को चला के रख सकती है। यहाँ तक हमें इनकी एनर्जी की पावर का भी अंदाजा हो गया कि एनर्जी कितनी कितनी रिलीज होती है। हमने फिशन रिएक्शन को भी समझ लिया, इनके बीच में जो एनर्जी आती क्यों है, इनका मैस डिफरेंस की वजह से ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसको भी अंडरस्टैंड कर लिया। एक मजीद इसके अंदर कॉन्सेप्ट मौजूद है जिसका नाम है चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखें, हमें इस रिएक्शन के अंदर पड़ा कि एक न्यूट्रॉन जब एक यूरेनियम के अंदर जाता है, तो वो यूरेनियम 2 छोटे एटम में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन और भी निकलते हैं। अब ये जो 3 न्यूट्रॉन और निकल रहे हैं, ये क्या करेंगे, ये मजीद आगे वाले एटम के साथ रिएक्शन करेंगे। तो ये मजीद हर एक न्यूट्रॉन क्या करेगा, आगे एक एक नए नए एटम के साथ रिएक्शन करता जाएगा। तो ये वाला न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये वाला इसके साथ, तो ये वाला इसके साथ। और फिर देन मजीद क्या करेगा, जब ये न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के साथ मिलेगा, तो ये यूरेनियम दोबारा से क्या करेगा, 2 नए एटम में डिवाइड हो जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे। ये भी जो यूरेनियम एटम है, ये भी 2 नए एटम में डिवाइड हो जाएगा और साथ में हमें क्या मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। ये भी जो यूरेनियम एटम है, ये 2 नए एटम में डिवाइड हो जाएगा और साथ में क्या मिलेंगे, 3 न्यूट्रॉन्स और मिलेंगे। अब ये तीनों न्यूट्रॉन्स मजीद आगे वाले यूरेनियम एटम से रिएक्ट करेंगे, जिसके नतीजे में एक बहुत तेज रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं चेन रिएक्शन। क्या आपने एक बार शुरू करवा दिया, आगे ये खुद ब खुद चलता रहता है, क्योंकि न्यूट्रॉन्स निकलते रहते हैं और वो फिर आगे से रिएक्ट करते रहते हैं। तो इस सारे अमल को, इस सारे रिएक्शन को क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन। यही चेन रिएक्शन की डेफिनेशन में भी है। We have seen that neutrons are emitted when uranium-235 undergoes fission। कि जब यूरेनियम फिशन रिएक्शन से गुजरता है, तो उसके अंदर से न्यूट्रॉन निकलते हैं। These neutrons can in turn trigger other nuclei to undergo the fission। कि ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं, ये जो आगे वाले एटम्स होते हैं, उनको फिशन रिएक्शन के लिए ट्रिगर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या स्टार्ट हो जाता है, एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है।
तो यहाँ तक बात कर ली हमने चेन रिएक्शन की। अब यहाँ पे मसला यह है कि अगर हम इसको कंट्रोल ना करें तो ये तो बहुत खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए। तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? कंट्रोल करने का एक ही हल है कि ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, आप इनको एब्जॉर्ब कर लें, आप इनको निकाल लें। जब आप एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब कर लेंगे तो मजीद रिएक्शन ही होगा और रिएक्शन आपके कंट्रोल में रहेगा। अब ये काम कैसे किया जाता है? तो ये काम करने के लिए हम यूज करते हैं अपनी कैडमियम की रोड। हाउ टू कंट्रोल चेन रिएक्शन? बाय यूजिंग दी कैडमियम रोड। जहाँ पे भी हमने ये करवाना होता है, हम उसके दरमियान में क्या रख देते हैं? अपनी कैडमियम की रोड्स को रख देते हैं, ताकि जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है वो इन कैडमियम रोड के साथ टकराएं और देन ये रिएक्शन क्या हो जाए? स्लो हो जाए। तो यहाँ तक आपका ये जो फिशन रिएक्शन था ये कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी कि फिशन रिएक्शन क्या होता है, इसकी क्या वैल्यू है, इसमें से कितनी कितनी एनर्जी मिलती है। आप इमेजिन करें कि अगर हमारे पास कोई ऐसी बैटरी हो जिसके अंदर इस तरह का छोटा सा एक फिशन रिएक्शन होता हो, तो वो बैटरी कितने सालों तक हमें एनर्जी प्रोवाइड करती ही रहेगी। और सुनने में आ रहा है कि इस तरह की बैटरी अब बन भी चुकी हैं, जो कि काफ़ी हद तक हमें कोई 50 साल तक चलती रहेंगी, उनमें से एनर्जी ख़त्म नहीं होगी। तो थोड़ी रिसर्च किया करें इन चीज़ों पर, आपको वो वाली बैटरीज भी मिलेंगी। लेकिन अभी अभी ये इतनी आम नहीं हुई, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्त में ये मजीद तरक्की करेगा और हम अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को ज़्यादा यूज़ करेंगे एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल एनर्जी। मतलब कोयले को, गैस को जलाने के बजाय हम ज़्यादातर अपनी न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस करेंगे और उस पर डिपेंडेंट रहेंगे फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी हैं, उनको भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में कवर किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।